Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of March 2019. तो 15 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, these are the questions for you today. The first question is, what are the various discontinuities as we move from crust to core? जब हम crust से core की तरफ move करते हैं तो कौन कौन से discontinuities आती हैं आपको बताना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मोहोज डिसकंटिन्यूटी आती है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी आती है, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी आती है, तो आपको बताना है कौन कौन सी कहाँ कहाँ है. सेकंड क्वेश्चन इज, इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय. किसने इंडस वाटर ट्रीटी की ब्रोकरेज की थी? एंड वाटर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वेयर इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ फ्रेंड्स, सॉरी फॉर बीइंग लेट फॉर द फेब्रुअरी पीडीएफ. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, बट कुछ कारणों से बहुत सारी बीच में चीज़ें हुई जिस कारण कि मैं भी सफल हुआ एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट. लेकिन आज एनी हाउ विद इन 3 और 4 आवर्स, 3-4 घंटे के अंदर अभी वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी. सो दैट पीडीएफ विल बी अपलोडेड. एक वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. इट विल बी इंटीमेटेड टू यू एंड सॉरी फॉर द डिले. मार्च से ऐसा कोई डिले नहीं होगा. सो दैट इज आवर प्रॉमिस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. फ्रेंड्स, द फर्स्ट न्यूज इज दैट आरटीआई ट्रम्प्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. ओके, तो जस्टिस के.एम. जोसेफ उन्होंने कहा है कि आरटीआई एक्ट जो था दैट वाज अ रेवोल्यूशन एंड वी शुड नॉट गो बैक इन टाइम एंड आरटीआई ट्रम्प्स द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था. इट केम इन 1923. अब देखो, 2 बार मैंने आपको ये चीज़ बताई और दोनों बार कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर 1904 स्पेक्ट्रम में लिखा है, राजीव अहिर की किताब है 1904. अब देखो यार, उसने 1904 लिखा, अपने को उससे मतलब नहीं है. द प्रेजेंट वर्जन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज ऑफ 1923. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 अपन उसको बेसिस लेंगे. वही चीज़ हर जगह लिखी है, वही चीज़ द हिंदू ने भी लिखी है. दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली 1904 में भी वो नहीं आया था. इट केम इन 1889. तो अब उसने, राजीव अहिर ने 1889 मेंशन नहीं किया, तो मतलब आप भी नहीं करोगे. तो एटलीस्ट गो एंड चेक दैट फर्स्ट. अगर आपको 1904 बोलना है तो फिर वो मत बोलो, फिर 1889 बोलो कि फर्स्ट केम इन 1889, देन उसका अमेंडेड वर्जन 1904. बट द प्रेजेंट वर्जन जो हम अभी की बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ ऑफिशियल एक्ट 1923. तो मैं उसकी ही बात करूंगा, मैं वही आपको बताऊंगा. व्हाई विल आई टेल यू अबाउट 1904 एक्ट. ओके, तो याद रखेगा, अगर आपसे कोई ओरिजिनलिटी पूछे इंडियन ऑफिशियल एक्ट की, तो दैट वाज इन 1889. आफ्टर दैट इट वाज अमेंडेड इन 1904, बट द प्रेजेंट वर्जन इज ऑफ 1923. तो प्लीज़ कुछ भी लिखने से पहले, मैंने पहले भी कहा है, सोचिए समझिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा. तो प्लीज़ मेक ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए. ओके, सो इफ आई एम सेइंग दैट इट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923, तो वही आपको यूज़ करना. यहाँ पे हिंदू भी बेवकूफ़ नहीं. अगर इफ दे आर यूजिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923, दे कैन ऑल्सो यूज 1904, दे कैन ऑल्सो यूज 1889. ओके, बट द प्रेजेंट वर्जन इज ऑफ 1923. जो इशू है वो 1923 का है, बाकी सब अमेंडेड वर्जन. ओके, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट देम. अगली चीज़, इस न्यूज़ आइटम में कुछ सेक्शंस बताए गए आरटीआई के, जैसे सेक्शन 22. तो सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई एक्ट डिक्लेयर्स द आरटीआई टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. तो जो सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट का, वो बोलता है कि आरटीआई एक्ट जो है दैट ओवरराइड्स द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. तो याद रखिएगा, जो ओवरराइडिंग पावर है आरटीआई एक्ट की, वो सेक्शन 22 के अंतर्गत है. फिर सेक्शन 24 भी आता है. सेक्शन 24 मैंडेट्स इवन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन. जब भी करप्शन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा तो इवन द सिक्योरिटी एजेंसीज, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन. दिस इज व्हाट सेक्शन 24 मैंडेट्स. ओके, सेक्शन 24 ऑफ द आरटीआई एक्ट. आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में. ये भी याद रखना कि आरटीआई एक्ट केम इन 2005. नाउ सेक्शन 8 का 2 जो सब क्लॉज है वो बोलता है इट कंपेल्स द गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म्स टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. ओके, अगर हार्म्स को उसके बेनिफिट ओवरराइड कर रहे हैं तो फिर सेक्शन 8 का जो सेकंड सब क्लॉज है वो ये कंपेल करता है गवर्नमेंट्स को टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन. ओके, तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि डिस्क्लोज करने की बात करते हैं. आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत है. सेक्शन 22 ओएसए को ओवरराइड करता है. सेक्शन 24 बोलता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अगर पब्लिक इंटरेस्ट और करप्शन की बात आती है तो. एंड सेक्शन 8(2) जो कंपेल करता है गवर्नमेंट को डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म्स टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि डिस्कस करने थे इस न्यूज़ आइटम में. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी.
ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1923 का है, अब याद रखिएगा 1904 ठीक है था, लेकिन वो अमेंडेड वर्जन था 1889 के ऑफिशियल सिगरेट एक्ट का। ओके, तो अगर आपको बताना ही है हिस्ट्री तो फिर पूरी बताओ या फिर आधी अधूरी मत बताओ। ओके, एंड डोंट कोट बुक्स लाइक राजीव अहिर एंड ऑल, उससे क्या होता है दूसरे को कंफ्यूजन होता है। इट इज़ ऑफ 1923, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 1904 वाले एक्ट को नहीं टिक करोगे, आप 1923 ही टिक करोगे ना, तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है। नाउ दिस वॉज द न्यूज़ आइटम, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी काफ़ी कुछ यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब इसमें चेन्नई प्रोडिजी लिडियन इज द वर्ल्ड्स बेस्ट, अब लिखा है, इसको इंडियन प्रोडिजी लिखना चाहिए था, बिकॉज अब पूरे वर्ल्ड की बात चले तो इंडियन हो गया ना, फिर चेन्नई का थोड़ी रह गया, फिर ये इंडियन हो गया, तो इंडियन प्रोडिजी लिडियन इज द वर्ल्ड्स बेस्ट। बेसिकली कंपटीशन हुआ, द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपटीशन हुआ, द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट कंटेस्ट है ये, इट्स अ टैलेंट कंटेस्ट जहाँ पे 28 कंटेस्टेंट्स थे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, एंड दिस इज अ 13-year-old चाइल्ड प्रोडिजी एंड इट इज एंड ही इज फ्रॉम इंडिया ओनली, एंड इंडिया में चेन्नई से हैं। इनका नाम है लिडियन नाथास्वरम। ओके, द नेम इज लिडियन नाथास्वरम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द नेम, लिडियन नाथास्वरम, दिस इज द नेम, एंड ही हैज़ वॉन दिस कॉम्पिटिशन। $1 million का जो फाइनल प्राइस था, जो विनिंग प्राइस था वो $1 million का था, एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन। ये जो लिडियन नाथास्वरम है, आई हैव सीन द वीडियोज़, मैंने उनके वीडियोज़ देखे, काफ़ी बेहतरीन वीडियोज़ हैं, आप देखिएगा ज़रूर, आपको मज़ा आएगा। एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट कंटेस्ट, याद रखिएगा नाम क्या है, द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट कंटेस्ट, 28 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। लिडियन नाथास्वरम, यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो बजा रहे हैं वो, एंड आप देख सकते हैं ही इज़ ग्रेट, इज़ एपिक, द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्पिटिशन। ओके, लिडियन नाथास्वरम फ्रॉम इंडिया, इंडिया में चेन्नई। ओके, तो द हिंदू वाले भी कभी कभी अजीब ही लिख देते हैं ना, जब वर्ल्ड की बात चल रही तो इंडिया लिखो ना यार, उसमें चेन्नई का क्या है। Now बंदी पोल्यूशन, दिस इज NGT हैज़ रिफ्यूज टू वेव 20 crore फाइन ऑन स्टेट। अब NGT ने फाइन लगाया था, किसके ऊपर लगाया था, स्टेट के ऊपर लगाया था। कौन सा स्टेट के ऊपर लगाया था, राजस्थान के ऊपर लगाया था। ओके, फॉर द पोल्यूशन ऑफ बंदी रिवर, जो ये बंदी पोल्यूशन है ना, दिस इज एक्चुअली अ रिवर, देयर इज अ बंदी रिवर, एंड उसके पोल्यूशन के कारण, उसमें जो पोल्यूशन हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ द लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, उसका पोल्यूशन किसके कारण हुआ था, बिकॉज ऑफ द लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और उसके ऊपर NGT ने स्टेट के ऊपर, राजस्थान स्टेट के ऊपर फाइन लगाया था 20 करोड़ का, बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दोज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बंदी रिवर का पोल्यूशन है, बंदी यहाँ पे रिवर है राजस्थान में, एंड राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर फाइन लगाया गया था। NGT आ गया था, NGT के बारे में फिर बता देता हूँ। NGT केम थ्रू NGT एक्ट ऑफ 2010। NGT की स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि एक 2010 के एक्ट के थ्रू आई थी। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर है उसके बाउंडेड नहीं है, बट इट इज़ बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस पे अप्लाई करते हैं। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT। इंडिया पहली कंट्री नहीं है जहां पे NGT आया। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव मैकेनिज्म लाइक NGT। फर्स्ट कंट्री वाज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कंट्री वाज न्यूजीलैंड, थर्ड वाज इंडिया। ओके, इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स है, फॉरेस्ट लाइट एक्ट 1927 का है, या आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इनके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। कल एक लड़के ने भी आंसर लिखा था इसके बारे में। ओके, और चीज़ें आप देखते रहिए। ओके, तो ये दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग दिस NGT। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं अपन। सो यहाँ पे लिंगायत का नाम आया था, लिंगायत के बारे में बताता हूँ। जब आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भक्ति मूवमेंट, तो भक्ति मूवमेंट के टाइम में लिंगायतिज्म भी स्टार्ट हुआ, और ये कर्नाटका में बेसिकली आया। बसावा इसके फाउंडर थे, द फाउंडर ऑफ लिंगायतिज्म वाज बसावा। ओके, बसावन्ना उनको बोलते हैं या बसावा बोलते हैं, लिंगायतिज्म। एंड ये एक तरह से शैवाइट आप बोल सकते हैं, शिवा के ही एक फॉर्म को वर्शिप करते हैं। ओके, लिंग के फॉर्म को शिवा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। एंड लिंगायतिज्म कर्नाटका का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी इशू भी चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो माइनॉरिटी का वो कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, दे वर सेइंग दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम हिंदूज़, एंड बहुत सारी चीज़ें थी काफ़ी इशू में। बैनरघट्टा इको सेंसिटिव जोन कर्टेड, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बैनरघट्टा, यानी कि बैनरघट्टा कहाँ पर है, पहली चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ इन कर्नाटका। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि बैनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट। आई हैव बीन टू दिस प्लेस, दिस इज अमेजिंग। एंड बैनरघट्टा में बर्ड सेंचुरी भी है, ये भी याद रखिएगा।
एंड इसका जो इको सेंसिटिव जोन जो पहले 2016 के उसमें किया गया था वो था 268.9 स्क्वायर किलोमीटर, 268.9 स्क्वायर किलोमीटर इसका मार्क्ड एरिया था इको सेंसिटिव जोन का इन 2016 नोटिफिकेशन। बट अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उसमें इसका जो इको सेंसिटिव जोन है वो 168 किलोमीटर कर दिया गया, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिक्रीज कर दिया गया है ओरिजिनल प्रपोजल से। तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला है कि क्यों आप इसका इको सेंसिटिव एरिया डिक्रीज कर रहे हो। बैनर घट्टा याद रखिएगा कहाँ पर आपका, कर्नाटका में। ये लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा, बेंगलुरु के पास है, कर्नाटका में। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की बात चल रही है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिलीज किया गया है बाय IITs लाइक मंडी, गुवाहाटी और IISc बेंगलुरु। ओके, इन सब ने कोऑर्डिनेट करके जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो आपके एक तरह से हिमालयन स्टेट्स हैं, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि देयर आर 12 हिमालयन स्टेट्स, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन लोगों को पूरा यहाँ पे इनका एक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स निकाला गया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब देखो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा आया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा निकाला गया है एंड इट वुड बी अ मेजर ऑफ द इनहेरेंट रिस्क्स अ डिस्ट्रिक्ट फेसेस। कितने रिस्क हैं एक डिस्ट्रिक्ट के सामने उनको मेजर करता है, बेसिकली इट मेजर्स द इनहेरेंट रिस्क्स अ डिस्ट्रिक्ट फेसेस एंड प्राइमरली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस। तो क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या इसकी लोकेशन है, क्या इसकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उन कारण से एक डिस्ट्रिक्ट कितने ज़्यादा रिस्क फेस कर रहा है उसके बेसिस में स्टेट्स को एक रैंकिंग में अरेंज किया गया है एंड दैट इज नोन एज द वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में 0 से 1 का स्कोर है, देयर इज अ स्केल ऑफ स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। 1 मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, 0 मतलब बिल्कुल वल्नरेबिलिटी नहीं है, क्लाइमेट उसके जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है। ओके, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुआ है बेसिकली यहाँ पे ये पता चला है कि स्टेट्स लाइक मिज़ोरम, असम, ये लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। असम, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर, ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। असम एंड मिज़ोरम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड जो रीजंस हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का रीज़न है कि लो फीमेल लिटरेसी एंड जो नागालैंड की वल्नरेबिलिटी का रीज़न है वो है लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड स्टीप स्लोप। ओके, तो दीज आर द रीजंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि असम, मिज़ोरम जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है ये, याद रखिएगा, असम, मिज़ोरम वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है। और दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें बता दिया है कि कौन निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद उसको पूरा स्टेट लेवल की रैंकिंग निकाली जाएगी। ओके, 0 से 1 का स्कोर है। नाउ प्राइजेस स्लैश्ड फॉर 463 कैंसर मेडिसिन। तो कौन स्लैश करता है, मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि इसको स्लैश करती है। और इसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि DPCO यानी कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 और जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, उनके प्राइजेस को कंट्रोल करने की, कैपिंग करने की जो पावर है वो सब NPPA के पास है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। रिसेंटली 42 ड्रग्स का रखा गया था, अभी 463 कैंसर ड्रग्स का कम किया गया है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। रघु कर्नाड्स बुक ऑन वॉर गेट्स कैंपेबल प्राइज। ओके, तो याद रखिएगा कैंपेबल प्राइज मिला है रघु कर्नाड की बुक को। ओके, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी बुक का नाम है फारेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, नाम क्या है, द फारेस्ट फील्ड इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये है राइटर रघु कर्नाड की किताब, जिसको कौन सा अवार्ड मिला है, विंडहम कैंपेबल प्राइज अंडर द नॉन फिक्शन कैटेगरी। ओके, विंडहम कैंपेबल प्राइज। अगर आपसे कोई पूछे कि विंडहम ये कैंपेबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है, तो ऑब्वियस से बात है आपकी राइटिंग के फॉर्म में मिलेगा, लिखने या लिटरेचर के फील्ड में मिलेगा विंडहम कैंपेबल प्राइज। और इस किसको मिला है, रघु कर्नाड की किताब जिसका नाम है फारेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको ये अवार्ड मिला है। सो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन, चाइनाज ब्लॉक। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली इसके ऊपर है कि चाइना जो है बार बार मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में ब्लॉकेज लगा रहा है। ओके, और ये किस चीज़ में ब्लॉकेज लगा रहा है, 1268 ISIL जो ISIL है एंड जो इस्लामिक स्टेट ऑफ लेवांत है एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है। तो ISIL एंड अलकायदा
सैंक्शंस कमेटी है 1267 यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके थ्रू ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं या जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसमें चाइना जो है बार बार ब्लॉकेड कर रहा है। ओके, अब ये ब्लॉकेड तब भी कर रहा है जब उसको पता है कि जेईएम जो जैश ए मोहम्मद है वो बैंड है, एंड यूएनएससी ने उसको जब लिस्ट किया था तो ये नोट किया था दैट अजहर, मसूद अजहर इज इट्स लीडर एंड फाउंडर। याद रखिएगा कि यूएनएससी ने इसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि मसूद अजहर जो है वो लीडर है और फाउंडर है जैश ए मोहम्मद का, एंड जैश ए मोहम्मद ऑलरेडी बैंड है, फिर भी जो चाइना है वो ब्लॉकेज लगाता है, एंड चाइना इज अनविलिंग टू अलाइन इटसेल्फ विद इंडिया ऑन इट्स कंसर्न्स ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो चाइना जो है इस फील्ड में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात चलती है पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, तो चाइना हमारा सपोर्ट करना बंद कर देता है। ओके, तो दैट इज़ द थिंग इन दिस आर्टिकल, एंड वो कब तक चलेगा ये डिपेंड करता है चाइना कब तक अपनी पॉलिसी को हमारे एंटी इंडिया पॉलिसी रखता है। एंड अबोरेंट एंड अनजस्ट डिवाइस, बेसिकली जो ये आर्टिकल है डेथ पेनल्टी के ऊपर कि क्या डेथ पेनल्टी सही है गलत है। तो देखो यहाँ के जो पहले 2 पैराग्राफ्स है ना, ये 2 पैराग्राफ आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 4 केसेस की बात चलेगी, डिफरेंट केसेस, मर्डर के केस, लूट के केस और रेप के केस, रेप एंड मर्डर के केस, अलग अलग केसेस में अलग अलग जजमेंट्स की बात की जा रही है। थोड़ा हम कंसेप्ट्स पे आते हैं। जो सबसे पहली बात है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रीन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो फांसी की सज़ा है उसको लिमिट किया था उन्होंने, उसकी बाउंड्रीज बनाई थी कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स हैं उन्हीं केसेस में आपको फांसी की सज़ा देनी। दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रीन। अब जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रीन है इसका ओरिजिन कैसा हुआ वो बताता हूँ। इट वॉज द बचन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 1980। द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रीन का जो ओरिजिन है वो बचन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में हुआ था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 302 धारा 302 के तहत जो इंडियन पीनल कोड के तहत है, विच प्रिस्क्राइब्स द डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर। तो सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी प्रिस्क्राइब्स फॉर डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर के लिए 302 के तहत डेथ पेनल्टी की बात की गई है आईपीसी में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला था, बट इट वॉज बाउंडेड बाय द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रीन, मतलब कि ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस डेथ पेनल्टी कैन बी देयर। ओके, मतलब डेथ पेनल्टी वैलिड तो है लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स में ही दी जा सकती है। दिस वाज इन बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी की बात करता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है बट बाउंडेड बाय द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रीन, मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही ये वैलिड है। ओके, तो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन बचन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरी चीज इन्होंने ये तो बता दी, ये दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, इट कैन बी डिक्रीड ओनली व्हेन द स्टेट कैन क्लियरली एस्टैब्लिश दैट अ कन्विक्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिहैबिलिटेटेड। मतलब ऑथर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियरली ये बोला है कि आप तभी डेथ पेनल्टी दो जब आपको ये पता हो दैट द कन्विक्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड और रिफॉर्म्ड और रिहैबिलिटेटेड। मतलब कन्विक्ट जो है, जो गुनहगार है, जो दोषी है, उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, उसके रिफॉर्मेशन की, उसके रिफॉर्म की, रिहैबिलिटेशन की कोई संभावना नहीं है, तभी आप उसको ये फांसी की सजा दे सकते हो। ओके, तो दैट इज द थिंग। यहाँ पे एक चीज और ऑथर ने पॉइंट दिया कि दैट देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस अवेलेबल शोइंग दैट द डेथ पेनल्टी एक्चुअली डिटर्स क्राइम। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिससे ये पता चले कि डेथ पेनल्टी होने के कारण लोगों को डर लगता है या फिर वो सजाएं या फिर वो दोष कम करते हैं। तो ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है, तो फिर आप किस बेसिस पे डेथ पेनल्टी दे रहे हो। इनफैक्ट यूएस में ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिन स्टेट्स में डेथ पेनल्टी है वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ क्राइम्स है, ज़्यादा रेट ऑफ मर्डर्स हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी है, और जहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं है वहाँ पे कम रेट ऑफ क्राइम है। ये ऑथर ने एविडेंसेस दिए हैं कि क्यों आपको डेथ पेनल्टी रिमूव कर देनी चाहिए। फिर यहाँ पे डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट निकाली गई थी, उसके बारे में बताया गया कि डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट, दिस वाज रिलीज्ड बाय प्रोजेक्ट 39A ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। एनएलयू का प्रोजेक्ट 39A था, उसके तहत उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट, DPIR। कोई आपसे पूछे डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट किसने निकाली, तो याद रखिएगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली ने निकाली थी अंडर इट्स प्रोजेक्ट 39A। इसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए दैट इज 74% ऑफ द प्रिजनर्स ऑन डेथ रो एट द टाइम ऑफ स्टडी वर इकोनॉमिकली वल्नरेबल। 74% जो डेथ रो के प्रिजनर्स थे, क्राइम जो कन्विक्ट्स थे, वो इकोनॉमिकली वीकर थे।
दूसरा 63% वर आइदर द प्राइमरी और सोल अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली. More than 60% of these have not completed the secondary school education and 23% never attended the school. तो ये सारा डेटा बताता है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है वही इन सब क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है और उसके रिफॉर्म की रिहेबिलिटेशन की एक गुंजाइश रहती है, वो करनी चाहिए बिफोर अवॉर्डिंग देम द डेथ पेनल्टी. सो दीज वर द थिंग्स विच आर डिस्कस्ड अंडर दिस आर्टिकल. काफ़ी अच्छा आर्टिकल था. आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, उसकी डॉक्ट्रिन कहाँ से आई और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कब डेथ पेनल्टी देनी चाहिए. यूएसए का एग्जाम्पल, केस स्टडी, DPIR रिपोर्ट, जो डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट है क्या बोलती है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे अगर आंसर राइटिंग में, तो फिर देखेगा 4 चांद लग जाएंगे आंसर में और नंबर एकदम डबल है ना. तो अगर 10 में से 3 नंबर दे रहा होगा वो तो 6 या 7 नंबर देगा. फ्रॉम रेवोल्यूशंस टू रोजेस. नाउ बेसिकली दिस इज ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे. उसकी थोड़ा हिस्ट्री, आयरनी सबके बारे में डिस्कस किया गया है. पहली चीज़ तो इस बार का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे था उसके जो पार्टनर्स थे वो मैकडोनल्ड्स, अमेजॉन और ओरेकल थे. अब ऑथर ने यहाँ से स्टार्ट किया. बेहतरीन एग्जाम्पल, मज़ा आएगा आपको देखने में. ठीक है, तो देखिए थोड़ा एक जर्नी है ये. हर आर्टिकल एक जर्नी है अपने आप में. तो मेरे साथ आप वो ट्रेवल कर रहे हैं बस. ओके, आई एम जस्ट द को ट्रेवलर विद यू. तो ये जर्नी है. लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ दिस आर्टिकल. इंटरनेशनल वुमेन डे 2019 की वेबसाइट अगर आप देखो तो जो पार्टनर्स थे वो थे मैकडोनल्ड्स, अमेजॉन और ओरेकल. अब मैकडोनल्ड इज फेसिंग अ फ्लैग इन द यूएस फॉर फेलिंग टू पे इट्स लार्जली फीमेल वर्कफोर्स द मिनिमम वेज. अब मैकडोनल्ड अपने आप में खुद आयरनी दिखा रहा है यहाँ पे कि मैकडोनल्ड खुद जो है अपने फीमेल वर्कफोर्स को पे नहीं कर पा रहा है मिनिमम वेजेस. ओके, एंड वो को वर्कर है, को पार्टनर है फीमेल ये वुमेंस डे का, इंटरनेशनल वुमेंस डे का. देन अमेजॉन इज रिपोर्टेड टू हैव अ ह्यूज जेंडर डाइवर्सिटी प्रॉब्लम. Huge gender diversity problem is there with Amazon, and Oracle is facing a civil rights suit that alleges female employees were paid on an average $13,000 less, okay, per year than the men doing similar work. okay, तो सेम वर्क में फीमेल को कम पे किया जाता है इन Oracle. तो Oracle, मैकडोनल्ड और आपका जो तीसरा मैंने कौन सा बोला, अमेजॉन, ये तीनों ही कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ राइट्स नहीं कर रहे हैं, राइट्स प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, और यही सारे पार्टनर्स हैं. बताइए इंटरनेशनल वुमेंस डे के वहाँ पे ऑफर भी मिला था, मैं आलू टिक्की 10 रुपये में, 15 रुपये में, है ना, वुमेंस डे है. तो फालतू की चीज़ें आप दिखावे की चीज़ें मत करो. अगर आप कुछ कर सकते हो तो एटलीस्ट उनको वो सुविधाएँ दो जो आप दूसरों को दे रहे हो. 2019 कैंपेन की जो थीम थी वो थी बेटर द बैलेंस बेटर द वर्ल्ड. ऑब्वियस सी बात है, ये बात बिल्कुल सही है, बेटर द बैलेंस बेटर द वर्ल्ड, लेकिन क्या आप वो चीज़ कर पा रहे हो. यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा हिस्ट्री को ट्रेस किया कि पहला वर्ल्ड का जो वुमेंस डे है उसका ओरिजिन कहाँ पर है. तो बेसिकली द वुमेंस डे ओरिजिन इज इन सोशलिज्म. जो वुमेंस डे का ओरिजिन है वो सोशलिज्म में है, और जर्मन सोशलिस्ट जिनका नाम है क्लारा जेटकिन. ओके, जर्मन सोशलिस्ट एंड फेमिनिस्ट क्लारा जेटकिन वॉज देयर हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे. या ये नाम आप जरूर याद रखिएगा. एंड इनका नाम है क्लारा जेटकिन. ओके, क्लारा जेटकिन जर्मन सोशलिस्ट थी एंड फेमिनिस्ट थी, एंड शी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस डे. याद रखिएगा, क्लारा जेटकिन. ओके, ऑर्गेनाइज द फर्स्ट वुमेंस डे. अब जेटकिन सजेस्टेड इन द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट वुमेन. अब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट वुमेन हुआ था जहाँ पे जेटकिन ने सजेस्ट किया था कि इन 1910 जेटकिन सजेस्टेड दैट वुमेंस डे शुड बी सेलिब्रेटेड ईच ईयर. तो ये हुआ था सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट वुमेन एट कोपेनहेगन 1910 में. 1910 में हुआ था ये सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशलिस्ट वुमेन कोपेनहेगन में. वहाँ पे ये बात बोली गई कि हमको वुमेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल. अब देखो, पहला जो वुमेंस डे था यूरोपियन कंट्रीज ने मनाया था वो था 19 मार्च को, टू कम्मेमोरेट द 1848 रेवोल्यूशन इन प्रशिया. प्रशिया का 1848 रेवोल्यूशन जो था वो 19 मार्च को हुआ था. उसी को इन्होंने एक तरीके सोशलिस्ट का ही सिंबल था और उसके थ्रू ही 19 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था. लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ने इसको ऑफिशियल किया तो उन्होंने 8 मार्च सेलेक्ट किया. अब देखो 8 मार्च की भी हिस्ट्री है, क्यों इसको 8 मार्च को सेलेक्ट किया गया. बिकॉज इन रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, 1917 रेवोल्यूशन रशिया में एक तरफ हुआ, जब वो एरप्ट हुआ था दैट वाज ऑन 8 मार्च 1917 वर्ल्ड वॉर 1 के अगेंस्ट, दैट ब्रॉट डाउन द ज़ारिस्ट एम्पायर. तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो ओरिजिन है वो सोशलिज्म में है. यूनाइटेड नेशंस ने जब डिक्लेयर किया तो 8 मार्च को इसीलिए किया क्योंकि ये सोशलिज्म में इनका ओरिजिन है, इनको पता था. और जो सबसे बड़ा सिंबल है सोशलिज्म के पावर का वो है द रशियन रेवोल्यूशन. सोशलिज्म का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो है रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 का रेवोल्यूशन था. ओके, मार्च 8 को वो एरप्ट हुआ एंड दैट ब्रॉट डाउन द ज़ारिस्ट एम्पायर. ये सारी चीज़ें बोली गई इस आर्टिकल में. काफ़ी प्यारा आर्टिकल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. अब ऑथर ने इशूज़ की बात की है कि क्या क्या इशूज़ हैं, जैसे कि
ड्रॉइंग फ्रॉम द वर्कफोर्स, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। पहले 42.7% था 2004-5 के आसपास, नाउ इन 2017-18 इट इज 23.3%। तो कितना ज़्यादा कम हो गया आप देख सकते हैं, 20% के आसपास की जो यहाँ पे गिर गया है, यहाँ पे जो परसेंटेज है। फिर सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस होते हैं, ह्यूज इनइक्वालिटीज देयर, ट्रीटमेंट में इनइक्वालिटी है, पेमेंट में इनइक्वालिटी है, लेबर कंडीशंस अनफ्रेंडली है वुमेन के लिए, सेक्सुअल हैरासमेंट होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो वुमेन फेस करती हैं, और उनको डिमांड करना चाहिए बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का, बेटर वेजेस की डिमांड करनी चाहिए, सस्टेन डिमांड करनी चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, ताकि उनकी कंडीशंस जो है वो मीट किया जाए, उनको माना जाए। सो दीज वर द थिंग्स विच वर डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे एक एब्सेंटी बैलेट की बात की गई है, यहाँ पोल कॉल में एब्सेंटी बैलेट। तो एब्सेंटी बैलेट बता देता हूँ, दिस रिफर्स टू अ वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू द पोलिंग स्टेशन। अगर कोई पोलिंग स्टेशन, जैसे कि आपके आसपास का ही पोलिंग स्टेशन होगा, आपके वार्ड का पोलिंग स्टेशन होगा, आपकी कंस्टिट्यूएंसी का पोलिंग स्टेशन होगा, अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो वो एब्सेंटी बैलेट कहलाता है। ओके, फिर भी अगर आप वोट कास्ट करो। अब देखो, इंडिया में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन आरपीए एक्ट ऑफ 1950, और उसने बोला है कि हेड ऑफ द स्टेट्स एंड दोज सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज, हेड ऑफ द स्टेट्स एंड दोज सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज, दे कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। ओके, तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं, एब्सेंटी के केस में पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली लोकसभा ने पास किया था बिल दैट अलाउज द प्रॉक्सी वोटिंग फॉर एनआरआईज, मतलब एनआरआईज की जगह कोई प्रॉक्सी दूसरा इंसान है जो कि वोट कर सकता है, प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं इसको, एंड दिस वाज अलाउड फॉर द एनआरआईज। ओके, प्रॉक्सी वोटिंग इसके लिए अलाउ की गई है, एनआरआईज के लिए की गई है। हेड ऑफ द स्टेट्स और आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या अलाउ किया गया है, पोस्टल बैलेट। ओके, लेकिन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स जो हैं और एब्सेंटी वोटर्स जो इंडिया में हैं, दे कैन नॉट कास्ट द पोस्टल वोट्स। ओके, तो अगर एब्सेंटी वोटर आप हो या डोमेस्टिक माइग्रेंट हो तो आप ऐसे नॉर्मली वोट नहीं कर सकते पोस्टल के थ्रू। पोस्टल के थ्रू हमने देख लिया कि हेड ऑफ द स्टेट्स और आर्म्ड फोर्सेज में जो सर्व कर रहे हैं वो कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू कौन कर सकता है, एनआरआईज कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। एब्सेंटी बैलेट क्या आ गया, कास्टिंग अ वोट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू द पोलिंग स्टेशन, दिस इज एब्सेंटी बैलेट। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना न्यूज़पेपर से, तो इसीलिए अभी भी मेरे पास इतना समय है नहीं, आई एम इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ वर्क्स नाउ डेज, काफ़ी कुछ काम है इस समय, इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं, सो काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, बट दिस इज़ द थिंग विच वी ऑल शुड डू एटलीस्ट एवरी डे। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, and I will try my level best to complete the newspaper every day. डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स रीच कर लेगी सेंटर, दिस इज व्हाट दे सेइंग। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेसिकली बता देता हूँ। क्या होता है, गवर्नमेंट का जो शेयर रहता है अमूमन गवर्नमेंट कंपनीज में, पीएसयूज में, वो 50% से ऊपर होता है। ओके, 70, 80, 90 होता है। तो कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने शेयर को प्राइवेटाइज कर देती है, मतलब दे सेल सम ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। ओके, जैसे कि मान लो 80% शेयर है तो उसको 51 पे ला देंगे, मतलब उसके बाकी के जो 29% शेयर है दे विल सेल। तो दिस process of selling the government shares to the private firms, this is known as the disinvestment process। याद रखिएगा, disinvestment की process कहलाती है ये। So that is it for the day friends, I hope you liked our video, please do like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing us and keep telling us about what you feel about us। okay, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ जाएँ रिश्ते बनाएं। सलमान खान, बिल्कुल सही बात, शादी नहीं कर रहे बस ये, है ना। So that is the thing, that is it for the day, thank you and have a nice day, keep loving us।